हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि पैडागोगी की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सुपर टेट आने वाला है, सी टेट हो या केवीएस हो या रीट हो या फिर आपका एमपी टेट हो, हर एक एग्ज़ाम में आपका ये जो सब्जेक्ट है वो आता है। तो इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। देखिएगा, आपके लिए केवल वही कंटेंट दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बाकी जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है वो हमारे लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आप उसको पढ़ें। ठीक है, तो बेसिक जो है आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम किया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रेगुलर क्लास आपके लिए मिलते रहेंगी, कंटेंट अच्छा मिलेगा, इसलिए थोड़ा समय भी लग सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहली क्लास है तो जुड़े रहिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको समझना आना चाहिए कि विकास क्या होता है, यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो पढ़िएगा कि देखिए क्या होता है। हमने आपके लिए साफ साफ शब्दों में लिखकर स्लाइड बनाकर रहा है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम होता रहता है। यानी कि जन्म से लेकर आपके जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक आप जीवित हैं तब तक अविराम रूप से चलता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। यानी कि विकास केवल ये नहीं बताता कि आप शारीरिक रूप से वृद्धि कर चुके हैं, उसके अंतर्गत का आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो या भाषाई विकास हो, सब कुछ सम्मिलित होता है। और जो क्या होता है, गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। यानी कि बच्चा जब आपका गर्भ में है, यानी कहते हैं कि बॉम्ब टू टॉम्ब, ठीक है, गर्भ से लेकर आपके कब्र तक जो भी कुछ विकास होता है, यानी कि जो भी कुछ आपका डेवलपमेंट होता है वो सारा इसमें सम्मिलित किया जाता है। चलिए, इसके आगे विकास के कुछ प्रकार भी होते हैं, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। जैसे आपका शारीरिक विकास, आपके शरीर में बालक छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर और एक यानी कि निरंतर रूप से प्रगति करता रहता है। तो विकास क्या होता है? शारीरिक रूप से भी विकास होता है। संज्ञानात्मक, पहले बच्चे की समझ कम विकसित होती है, बड़ा होता है और विकसित होती है। इस प्रकार से बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता रहता है। संवेगात्मक विकास क्या कहलाता है? पहले बालक जो है अहम केंद्रित होता है कि उसे जो चाहिए है तो चाहिए है, ठीक है ना, लेकिन आगे जाके क्या हो, वो संवेगात्मक रूप से भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नैतिक विकास। नैतिक विकास यानी कि दूसरों पर दया करना, ह्यूमैनिटी दिखाना, ये सभी क्रियाएं भी बालक में आ जाती हैं। भाषाई विकास, बालक जब होता है तो वो कम शब्दों को जानता है, लेकिन जैसे जैसे वो वृद्धि करता है वो अधिक से अधिक शब्दों को सीख जाता है, समाज से अर्जित कर लेता है। सामाजिक विकास, बालक क्या करता है, समाज में रहकर ही अपना जो सोशल डेवलपमेंट है वो करता है, समाज के लोगों से मिलता है और समाज में रहने का तरीका सीख पाता है। चलिए, विकास की दिशा, आपका देखिए सुपर टेट में भी एक इससे क्वेश्चन आया था, तो ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली होती है विकास की जो दिशाएं हैं वो हमें दो याद रखनी है। सबसे पहली होती है आपकी सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, यानी कि मस्तिष्काधोमुखी या कह सकते हैं सिरा पदोन्मुखी। शारीरिक विकास इसमें क्या होता है, सिर से जो है पैर की ओर, यानी देखिए बालक देख रहे होंगे तो इससे नीचे की ओर होता है। सिर से जो है बालक सबसे पहले क्या होता है, बालक का जो माइंड है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे मस्तिष्काधोमुखी या सेफिलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं। ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा याद रखना ही नहीं है। चलिए, दूसरा होता है आपका निकट दूर विकास क्रम, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास क्या होता है, पहले केंद्र भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर की ओर भागों में होता है। इसमें क्या होता है कि पहले जो है बालक का पेट डेवलप होगा, फिर उससे हाथ पैर इस प्रकार से होते हैं। तो केंद्र से जो बाह्य की ओर होता है, केंद्र से बाह्य यानी कि दूर होता है, वो कहलाता है आपका निकट दूर विकास क्रम। नाम में ही उसके जो है अर्थ छिपा रहता है। तो सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल दोनों आप याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है हर बार एग्जाम में कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इसमें जो है आपका सभी जो है कारक, जैसे वंशानुक्रम, वंशानुक्रम क्या होता है, जेनेटिक, आपका जो आनुवांशिक है।
वो सभी क्रियाएं आपके जो है विकास को प्रभावित करती हैं। मान लीजिए बालक के माता के गर्भ में है, उस गर्भ में है या जब प्रजनन हो रहा हो तो क्या कहते हैं, तो उसके जेनेटिक्स में कोई गड़बड़ी आई हो तो उसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ेगा ही पड़ेगा। वातावरण, वातावरण क्या हो गया, मान लीजिए बालक का जन्म हुआ और आप उसे जंगल में एक सामाजिक परिवेश न देकर जंगल में रख देते हैं, जानवरों के साथ वो रहता है, तो उसी प्रकार का उसका एनवायरनमेंट होगा और उसी प्रकार से उसका डेवलपमेंट होगा। आहार, अगर बच्चे को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, पोषण नहीं मिलता है, तो क्या होगा, वो आपका जो है उसका विकास नहीं हो पाएगा सही से। बालक को जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में जो है पोषण मिले, जितना उसे प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। यदि माता का दूध भी चाहिए शुरू में तो वो ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ दे रहे हैं। रोग, अगर कोई बच्चा आनुवांशिक रूप से रोगित है या जन्म के समय उसे कोई रोग हो गया है, दिल में छेद हो गया है या कह सकते हैं रिकेट्स हो गया, कुछ भी हो जाता है, उसका तो जो प्रभाव है वो उसके विकास पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मान लीजिए कोई आंतरिक रूप से बच्चे के अंदर कोई बीमारी है या कुछ ग्रंथियां हैं जिनसे एंजाइम नहीं निकलते हैं या बालक का एंजाइम नहीं बनता है, तो वो भी उसको भविष्य में दिक्कत देगा और उसके विकास को प्रभावित करेगा ही करेगा। चलिए आगे आते हैं, कुछ विकास के सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। आपका सीटेट में कई बार इससे क्वेश्चन आया है, यूपी टेट में भी आया है। तो सबसे पहला होता है आपका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या बताता है कि बालक का जो विकास होता है वो एक कंटिन्यू होता है, एक जन्म से लेकर आपका कब्र तक विकास चलता रहता है। तो यही बताता है निरंतरता का सिद्धांत कि जो विकास है वो कभी भी नहीं रुकता है। दूसरा है आपका एक रूपता का सिद्धांत। विकास का जो पैटर्न रहेगा वो एक रूप से रहेगा। मान लीजिए बालक आपका इंडिया में रह रहा है या अमेरिका में रह रहा है, तो विकास होगा भाई, जैसा उसका अमेरिका में बालक का पहले एक निश्चित गति से बढ़ेगा, वैसा ही आपका एक इंडिया में भी बालक बढ़ेगा। एक रूपता होगी, ऐसा नहीं कि जो अमेरिका का बालक है वो 6 महीने में जल्दी बड़ा हो जाता हो और इंडिया का लेट होता हो। तो एक रूपता इनमें पाई जाती है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि 2 बालक हैं, 10 बालक हैं, तो सब की कोई ना कोई क्वालिटी होगी और एक बालक दूसरे से भिन्न रहेगा। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई 2 व्यक्ति हैं वो एक से लगते हों या उनमें कोई भी प्रकार की समानता दिखती हो। हर बालक किसी न किसी प्रकार से भिन्न रहेगा, सबकी अपनी विशेषता होती है। विकास की दर एवं गति का सिद्धांत एक रूप नहीं, यानी कि इसका अर्थ है कि 2 बालक हैं तो जरूरी नहीं कि उनमें दोनों ही एक समान दर से गति करें और एक समान दर से विकास करें। एक ही माता पिता के साथ जन्मे बच्चे, कोई बच्चा होशियार होता है, किसी का कद जल्दी लंबा होता है, तो यानी कि उनमें एक दर और गति का सिद्धांत इस प्रकार से लागू होगा कि एक रूप नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद कुछ विशिष्ट क्रियाएं आप उनसे करवा सकते हैं। यानी कि सामान्य कह सकते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो 6 महीने का है, तो उससे आप ये नहीं कर सकते कि वो 5 किलो का कोई वजन उठाए। पहले वो सामान्य क्रियाएं करेगा, अपना खिलौना उठाएगा, उसको चूसेगा, उसको तोड़ेगा। तो जो विकास का क्रम है सामान्य से विशिष्ट की ओर रहता है, ठीक है ना। जो आप नहीं कि आप जो उसकी पोटेंशियल है, क्षमता है, उससे ज़्यादा कार्य आप उससे नहीं करवा सकते हैं। चलिए आगे है परस्पर संबद्धता का सिद्धांत। विकास क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे सामाजिक विकास होगा तो उसमें बच्चे का भाषाई विकास भी होगा, ठीक है, भाषाई विकास होगा। समाज में वो यानी कि शारीरिक क्रियाएं करेगा तो उसका जो है वो लंबाई भी वृद्धि होगी, ठीक है ना। कई मानसिक विकास भी होगा। तो इस प्रकार से कई जो विकास के एक दूसरे के पक्ष हैं विकास के, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सबका विकास एक साथ होता है, ऐसा नहीं कि बालक का विकास जो भाषा का है वो अलग से होगा, सामाजिक विकास अलग से होगा, ऐसा नहीं होता है। सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। भविष्यवाणी का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या कह सकते हैं कि जैसे बच्चा अगर पैदा हुआ है तो ये गारंटी है कि वो बड़ा होगा ही होगा, भले ही कोई आप आकस्मिक क्रिया ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो क्लियर है कि वो 5 साल का होगा तो उसकी लंबाई इतनी होगी, 10 साल का होगा तो इतनी होगी, 18 साल का होगा तो ये नॉर्मल कह सकते हैं कि भविष्यवाणी की जा सकती है। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, यानी कि आकस्मिक विकास, बच्चा पैदा हुआ, उसके कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, तो मान लीजिए उसका हाथ पैर कुछ भी टूट गया है, ठीक है ना, तो उसका विकास का जो प्रभाव है उसके जीवन भर पड़ेगा, या क्योंकि जो सारी क्रियाएं वो कर सकता था वो उसके
उनसे वो क्या हो जाएगा, उनको नहीं कर पाएगा, उसे करेगा भी तो दिक्कत आएगी। तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी क्रिया बालक के आकस्मिक हो जाती है तो उसका प्रभाव उसके विकास पर पड़ेगा ही पड़ेगा। उसको क्या होगा, विद्यालय भी जाएगा तो उसको बहुत सम्मान कह सकते हैं, या जो उसके दोस्त बन सकते थे वो नहीं बनते हैं, ऐसा विद्यालयों में देखा जाता है। चलिए आगे है विकास की विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से 4 हैं जो आपके सिलेबस में हैं, क्योंकि ये बाल विकास की होती हैं। तो सबसे पहले जो है प्रीनेटल, यानी कि गर्भावस्था। गर्भ से जिस दिन बच्चा बना है तो गर्भ से जन्म तक होती है ये, या कह सकते हैं 9 माह 10 दिन या 280 दिन भी कई जगह मिलता है। इसमें क्या होता है, बालक का केवल शारीरिक विकास होता है, ठीक है ना। गर्भावस्था में है तो कोई नहीं, शारीरिक विकास ही होगा। तो ये अवधि जरूर याद रखिएगा, गर्भ से लेकर जन्म तक, जब तक जन्म नहीं हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है आपका इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था, जो कब से कब तक होती है आपकी, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। याद रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास की जो गति होती है वो काफ़ी तेज होती है, और समायोजन की क्षमता, इसमें पूछा जाता है कि समायोजन की क्षमता किस अवस्था में, तो शैशवावस्था। क्या होती है समायोजन, कि बालक गर्भ में रह रहा था तो वो एक दूसरे, कह सकते हैं दूसरे संसार में आता है, तो उसको समायोजन वो करना सीखता है, वो माता को देख के हंसता है। तो इस प्रकार से जो है क्रियाएं चलती रहती हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरे नंबर पर जो है थर्ड स्टेज चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। जो 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बालक का शारीरिक विकास थोड़ा मध्यम तरीके से होता है, लेकिन जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण जो होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए हरलॉक हुए हैं आपके एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या बताया है कि बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया था, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था बताई थी इन्होंने, वो 2 से 6 वर्ष तक की बताई थी, जिसे प्री स्कूल एज बताया था, और प्री गैंग एज भी कहा जाता है। प्री स्कूल, स्कूल से पहले की अवस्था क्यों, क्योंकि बच्चा 6 वर्ष में स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तो स्कूल के पहले की एज प्री स्कूल एज। गैंग एज, इसमें बच्चा ग्रुप में नहीं बनाता है, अपने दोस्त ज़्यादा नहीं रहते उसके 6 वर्ष तक, तो प्री गैंग एज कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, इसको स्कूल एज और गैंग एज कहा जाता है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, और गैंग एज यानी कि थोड़ा बहुत ग्रुप में उसके दोस्त वगैरह भी बनते रहते हैं। 4th नंबर पर है आपकी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है वो क्या होती है, किशोरावस्था। इसमें क्या होता है, सभी विकास की प्रक्रियाएं तीव्र होती हैं, यानी कि जो सभी, चाहे उस भाषाई विकास हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सब तेजी से होता है। अचानक शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कई प्रकार के जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो आपका चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों में होते हैं। अगला है ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, यानी कि उच्च ऊर्जा खपत, क्योंकि ज़्यादा बच्चा सोचता है, उसका दिमाग भी बहुत चलने लगता है एक किशोरावस्था में, कि वो घर के बारे में भी सोचता है, अपने दोस्तों के बारे में भी सोचता है, और कई उसको दिमाग में टेंशन वगैरह, या कह सकते हैं दिमाग उसका बहुत कार्य करता है, तो उच्च ऊर्जा की खपत होती है। यूरोपियंस ने किशोरावस्था को क्या कहा है, टीन एज कहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि स्टैनली हॉल ने तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा है, किसके लिए, किशोरावस्था के लिए। कई बार यह प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये था वीडियो, इसका अगला वीडियो आपको देखने का मिलेगा। प्रयास रहेगा कि जो आपको टॉपिक कराया है उसका प्रैक्टिस पहले कराया जाए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।